Good evening everyone. Welcome on ई-शिक्षा। जैसा कि अब आप सभी इस ई-शिक्षा परिवार के सदस्य हैं, तो आपका आपके अपने YouTube चैनल ई-शिक्षा में स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है। मैं क्लास को डिस्कस करूं, इससे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो इस चैनल पे न्यू है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि आप इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। और जो भी इस मिशन नेट जेआरएफ जून 2021 का हिस्सा बनना चाहते हैं, ई-शिक्षा परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप करें 8299440121 पे। तो आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर 2 नेट जेआरएफ के पेपर 2 जिसका कोड 09 है, एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 का क्लास 1 डिस्कस करेंगे। मैं अपने हिंदी मीडियम के फ्रेंड से बोलना चाहूँगी कि आज मैंने यहाँ पे हिंदी को नहीं लिखा है, नहीं मेंशन किया है, लेकिन मैं सारे लेक्चर्स को हिंदी में ही डिस्कस करूँगी। एक्चुअली मेरा हिंदी का सॉफ्टवेयर आज काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखा है। कल से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हिंदी में भी लिखना स्टार्ट करूँगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट फिलॉसफी के। जैसा कि आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि आपका सिलेबस स्टार्ट होता है सांख्य दर्शन से, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर में पेपर दिया है या फिर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है, तो आप ये देखेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है हर ईयर, हर सेशन में आता है जब भी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, और ये 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स 4 मार्क्स दिलाता है। एक एक क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ को क्लियर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। ये नहीं सोचेंगे इसे जाने देते हैं, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन से आप नेट जेआरएफ क्लियर भी कर सकते हो या उससे पीछे भी जा सकते हो, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन इससे आना ही आना है, और इसकी क्लासेस 2 पार्ट्स में होगी, क्योंकि आज ही अगर मैंने पूरी क्लास ली तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा और शायद आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में ना आए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आप ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर टाइप के आएंगे। आपने कोई फैक्ट रट लिया और आप उसका आंसर, क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर दे दोगे, नहीं। जब तक आप इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, इसका क्वेश्चन जो भी आएगा आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसे कर पाओगे। और एक बात मैं और बता दूं कि फिलॉसफी, ये हमारी क्लास लंबी चलने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि फिलॉसफी से जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 10 क्वेश्चन को अगर आपने फिलॉसफी को अच्छे से पढ़ा, हर कॉन्सेप्ट को समझा, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट। तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि अभी आप जब इसे पढ़ रहे हो तो आप पेन और अपना नोटबुक लेके बैठो, और जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती चलूँगी आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि जब रिवीजन टाइम आएगा तो आप बड़ी बड़ी बुक्स या बहुत नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। यही चीज़ें आपको काम आएगी और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उसे बार बार रिवाइज कर पाओगे और ईजिली अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी फिलॉसफी बेहतर ढंग से जानते होंगे कि फिलॉसफी दर्शन होता क्या है, लेकिन
एनटीए नेट के पर्पज से बहुत डीप डिगिंग करके क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस तरह से पढ़ना है कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। बहुत पुराने टाइम से जो मानवता है, मनुष्य जाति है, ह्यूमंस हैं, वो इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं कि ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और जो ये संसार है, जो ये वर्ड है, उसका सृजन कैसे हुआ है, सृजन क्रिएशन कैसे हुआ है, और संहार, इसके सृजन और संहार के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है, कैसे ये वर्ड चल रहा है, आखिर इसके पीछे है कौन, कौन इसे चला रहा है, और जो हमारी लाइफ है, अगर ईश्वर ने हमें, ईश्वर है और उसने हमें ये जिंदगी दी है, तो वो उसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य आध्यात्मिक है कि हम आध्यात्म की ओर चलते रहें, या फिर सिर्फ भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है कि हम अपने मटेरियलिस्टिक जीवन, भौतिक जीवन को जिएं। इस तरह के प्रश्नों को मानवता आदि अनादि समय से खोजती आ रही है, जिसके फलस्वरूप जिस दर्शन का, जिस साहित्य की रचना हुई है, उसे ही हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, फिलॉसफी उसे ही कहते हैं। इन द नटशेल हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम हैं, बहुत पुराने टाइम से हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज इस चीज के बारे में छानबीन करते आए हैं, अन्वेषण करते आए हैं कि आखिर जो हमारा वर्ड का क्रिएशन हुआ है, इसके पीछे कौन है, क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, पाप पुण्य कुछ होता है, क्या कर्म होता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए दर्शन शास्त्र की रचना हुई है। दर्शन शास्त्र में संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स है, और जो ह्यूमन है, मानव जीवन है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, जीव जगत क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, तथा इस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन क्या हैं, और तथा मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है। मतलब इसमें बताया जाता है कि जो पूरा संसार है, उसका सच में रूप क्या है, ये किस चीज से पूरा संसार बना है। हम जैसा देख रहे हैं कि ये संसार कभी पानी से, हम सोचते हैं कि ये पानी से, वाटर से बना है, एयर से बना है, हवा से बना है, अग्नि से बना है, फायर से बना है, तो आखिर ये संसार किस चीज से बना है, और इस संसार के बारे में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ हम जाएं जहां से हमें सही ज्ञान की प्राप्ति हो सके, तथा इस पूरे संसार में करणीय अकरणीय, डूएबल एंड नॉन डूएबल एक्टिविटीज, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, इन सब के बारे में हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन हमें बताता है। कौटिल्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। कौटिल्य भी यही कहते हैं कि जो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, जितनी सारी विधाएं हैं, जितनी सारी डिसिप्लिन है, उन सब में एक दीपक, एक लाइट का काम करता है, हर चीजों में ये प्रकाश भरता है। तो आप समझ सकते हैं कि दर्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, और जितनी भी सब्जेक्ट हैं, ये उनमें सबसे प्राचीन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि ये उन सब में सबसे प्राचीन है, पुराना सबसे दर्शन है, सबसे पुराना सब्जेक्ट है। अब फिलॉसफी को हम दो कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं, एक इंडियन कॉन्सेप्ट, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। जो इंडियन हैं, जो भारतीय फिलॉसफर हैं, अब फिलॉसफर क्या होते हैं, तो ये पहले हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि इससे भी एक बार क्वेश्चन आया था कि आखिर दार्शनिक होते क्या हैं। तो दार्शनिक वो होते हैं जिनको अपने ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिलती है, जिन्हें लगता है कि अभी मेरा ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, वो ज्ञान के खोज में ही लगे रहते हैं, वही फिलॉसफर होते हैं। तो जो इंडिया में फिलॉसफर हुए, उन्होंने इंडियन कॉन्सेप्ट दिया फिलॉसफी का, दर्शन का। जो भारत के दार्शनिक थे, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन्होंने बताया कि दर्शन जो है
फिलॉसफी जो है वो हिंदी और संस्कृत में दर्शन के नाम से जाना जाता है। और दर्शन कहाँ से निकला है? तो दर्शन निकला है संस्कृत रूट, संस्कृत के धातु दृश्य से। और दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। तो इस प्रकार जो हमें सही दिखा है, विच मीन्स टू सी ट्रू नॉलेज, जो हमें सही ज्ञान दिलाए वही दर्शन है। किसी साहित्य में कहा भी गया है कि दृश्यते अति अनीन इत दर्शनम। दैट मीन्स जो हमें सही नॉलेज दे किसी भी चीज के बारे में, इस क्रिएशन के बारे में, वर्ड के क्रिएशन के बारे में, ईश्वर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो हमें सही ज्ञान दे वही दर्शन है। ये हमारे भारतीय जो फिलोसफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर थे, अब वेस्टर्न फिलोसफर कौन हुए? वेस्टर्न फिलोसफर जो हमारे इंडिया में नहीं, बाहरी देशों में, वेस्टर्न देशों में जो फिलोसफर हुए, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि फिलॉसफी क्या है। मैं एक बात और आपको यहाँ बताऊं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया था। मैं क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करती चल रही हूँ जो मुझे याद आ रहा है कि क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो पूछा गया था एक बार कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वेस्टर्न फिलॉसफी को पश्चिमी जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, ओरिजिन कहाँ हुई थी? तो इसका ओरिजिन हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक में सबसे पहले। वेस्टर्न फिलॉसफी की उत्पत्ति सबसे पहले ग्रीक में हुई थी। तो इन फिलोसफर ने, जो पश्चिमी देशों के फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, उन्होंने दो वर्ड बताया कि फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बनी है, फिलॉस और सोफिया। ये फिलॉस और सोफिया शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्द से निकल के आए हैं। तो फिलॉस का मतलब हुआ लव एंड सोफिया का मतलब हुआ विजडम। इस प्रकार इनके अनुसार फिलॉसफी का मतलब हुआ लव फॉर विजडम। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है, ज्ञान के प्रति अनुराग रखना ही दर्शन है, और जो व्यक्ति ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है वो दार्शनिक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय दार्शनिक थे और जो पश्चिमी देश के दार्शनिक थे, उन्होंने फिलॉसफी के बारे में क्या अपनी बात बताई। और यहाँ मैंने दो चीज आपको बताई कि इम्पोर्टेंट क्या है, कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये आया था कि वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वहाँ उसका ऑरिजिन कहाँ हुआ था? तो उसका ऑरिजिन हुआ था ग्रीक में। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन मुझे याद आता चल रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करते चल रही हूँ, बाद में आपको कराऊंगी, लेकिन अभी जो याद आ जा रहा है, रिकॉल हो जा रही है, मैं बता दे रही हूँ। रीजन ऑफ ऑरिजिन ऑफ फिलॉसफी, जो हमारी फिलॉसफी है, दर्शन है, इसके ऑरिजिन, उत्पत्ति का रीजन, कारण क्या है? फिलॉसफी जो है, दर्शन है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उसकी उत्पत्ति का कारण क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जब किसी व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी आती है किसी चीज को लेके, वो उसके बारे में और भी जानना चाहता है, तब दर्शन का उदय होता है, दर्शन का ऑरिजिन होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, कुछ ABC करके पॉइंट लिखे हुए थे और पूछा गया था इसमें से कौन से कारण हैं फिलॉसफी के उदय के, फिलॉसफी के ऑरिजिन के। तो पहला कारण है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब व्यक्ति के मन में किसी चीज के प्रति, किसी चीज को जानने के प्रति, किसी ज्ञान को पाने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो वो दर्शन का वहां पे उदय होता है। दूसरा है वंडर। वंडर का मतलब है आश्चर्य, किसी चीज के प्रति आश्चर्य। कोई चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर उसके प्रति हमें आश्चर्य हुआ तो हम मन में उसके पीछे कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन मनन करते हैं, जिसके कारण फिलॉसफी का उदय, दैट मीन्स ऑरिजिन होता है। डाउट, जब हम किसी चीज पे डाउट करते हैं, संदेह करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम, कुछ लोग सोचते हैं ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं,
तो यहाँ क्या हुआ, हमने डाउट किया ईश्वर की सत्ता पे, ईश्वर की अथॉरिटी पे डाउट किया कि क्या ईश्वर होते हैं सच में या नहीं होते हैं। तब भी हमारे मन में एक चिंतन चलता है और एक फिलॉसफी का, दर्शन का उदय होता है। 4th नंबर है एब्सेंस ऑफ पीस इन माइंड। जब हमारे मन में अशांति होती है, एब्सेंस होता है पीस इन माइंड। हमारे मन में जब अशांति होती है किसी ज्ञान के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, हम सोचते हैं कि ये संसार सच में किस चीज से बना है। आप फिर सोचते हैं कि इस संसार को सच में चला कौन रहा है, क्या सच में कोई अथॉरिटी है इसके पीछे, ईश्वर है, प्रकृति है, आखिर क्या इस संसार को चला रहा है। ईश्वर है तो कहाँ है, ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, किसी चीज के बारे में हमें ट्रू नॉलेज चाहिए तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी। तो ये मन में क्या करता है, एक अशांति फैलाता है। तब भी फिलॉसफी का जन्म होता है, फिलॉसफी का ऑरिजिन होता है, उदय होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। एम्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, जो हमारी भारतीय दर्शन है और जो हमारे पश्चिमी दर्शन है, उनका उद्देश्य क्या है, इससे भी क्वेश्चन आया था एक बार। तो जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, उसका उद्देश्य क्या है। हमारे भारतीय दर्शन का उद्देश्य सीधा साधा है। इनका कहना है कि जीवन में बहुत दुख है, सिर्फ दुख ही दुख है, और हम इस दुख को जान लें और जो हमारी जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, लाइफ डेथ का बॉन्डेज है, उससे हम फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं और साल्वेशन, दैट मीन्स मोक्ष को प्राप्त कर लें। भारतीय दर्शन का सिर्फ ये उद्देश्य है। और हमारी जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, पश्चिमी देशों का दर्शन है, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बात करी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पे है कि इन्होंने बात किया है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चलती हैं, हम उसे अपना लॉजिक लगा के, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कैसे दूर करें जिससे हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त हो। ये यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात ज़्यादा करते हैं, खुशी खुशी रहने की बात करते हैं, बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता भारतीय दर्शन में ज़्यादा है। और ये इनका कहना है कि बहुत ही दुख है और इस दुख को दूर करना है, और इस दुख को दूर करके हमको मोक्ष पा लेना है, और ये जन्म मृत्यु के बंधन से, लाइफ डेथ के बॉन्डेज से हमको फ्री हो जाना है, मुक्त हो जाना है। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, अब हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे, जो कि आपकी जितना भी अब फिलॉसफी आएगा, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी में आपके सांख्य दर्शन हो, वेदांत हो, और कौन सा पढ़ना है, योग दर्शन हो, या फिर वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म और एक्सटेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद, जो भी पढ़ना हो आपको, सबका ये बेस है। जब तक कि आप फिलॉसफी के ब्रांचेस को, शाखाओं को नहीं जानेंगे, आप आगे के दर्शन को नहीं कर पाएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप आते हैं, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन तो रहते नहीं है कि आपने रट लिया और हो गए। तो इसलिए आपको इसके ब्रांचेस को बहुत ही डीप तरीके से पढ़ना है, जिससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि जितने भी दर्शन आएंगे उन सब में आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा उनकी जाननी ही जाननी है। जब तक उन चीजों को आप नहीं जानेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिलॉसफी के 3 ब्रांचेस हैं। एक है मेटाफिजिक्स, जिसे कहते हैं तत्व मीमांसा। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, जिसे कहते हैं ज्ञान मीमांसा। और तीसरा है एक्सियोलॉजी, जिसे कहते हैं मूल मीमांसा। हम आज सिर्फ मेटाफिजिक्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर एक ही दिन में सब कुछ बाकी भी कर देंगे तो शायद कंफ्यूजन हो जाए। तो हम कल की क्लास में एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम मेटाफिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं।
तो पहला है आपका मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जिसका मतलब है तत्व मीमांसा। अब आप देख सकते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना तत्व मीमांसा। इसका मतलब क्या हुआ? तत्व, तत्व तो आप समझते हैं ना, एलिमेंट। जैसे कि आप किसी पेन को उठाइए, अब इसमें देखिए कि ये पेन किस चीज से बना है, इसका तत्व क्या है, इसका मेटाफिजिक्स क्या है। तो आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक से बना है, इसका जो मेन एलिमेंट है वो प्लास्टिक है, जो तत्व है इसका ये प्लास्टिक है। इसी प्रकार हमें तत्व मीमांसा में बात करनी है एलिमेंट्स की, लेकिन यहाँ पे कुर्सी मेज और पेन बुक के एलिमेंट्स की बात नहीं करनी है। यहाँ पे हमें सीधे संसार के निर्माण की, संसार के उत्पत्ति का जो तत्व है, मेन तत्व है, उसकी बात करनी है भिन्न भिन्न दर्शनों के अकॉर्डिंग। और जो सत्य है, रियलिटी है, जैसे कुछ लोग कहेंगे भगवान होते हैं, कुछ कहेंगे नहीं होते हैं, इन सब से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करनी है। कुछ लोग कहेंगे आत्मा, आत्मा, सोल जो है वो होता है या नहीं होता है, वो खुद से ग्रेजुअली सबके अंदर डेवलप हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, ग्रेजुअली डेवलप नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आत्मा की, परमात्मा की, रियलिटी की भी बात करेंगे। ऑरिजिन ऑफ वर्ड और एनीथिंग, ये संसार कैसे, संसार या संसार की बाकी चीजें कैसे बनी हैं, कैसे उनका उदय हुआ है, इन सब चीजों की बात हम मेटाफिजिक्स में करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सांख्य दर्शन पढ़ेंगे जब हम, तो सांख्य दर्शन में हम बेसिक एलिमेंट क्या है, बेसिक एलिमेंट आपका क्या है, प्रकृति और पुरुष। उसमें हम कहेंगे कि ये पूरा जो संसार है वो दो बेसिक तत्वों से, मुख्य तत्वों से बना है, जो है प्रकृति और पुरुष। तो इसी प्रकार हम इसमें मुख्य तत्व की बात करते हैं। अब ये जो आपका मेटाफिजिक्स है ना, ये भी दो तरीके का है। जो तत्व मीमांसा है वो भी आपकी दो तरीके की है। तो आपका एक तत्व, जैसे मैं इसे कैसे कहूँ, जैसे एक तत्व तो हो सकता है स्पिरिचुअलिज्म, इसका मतलब है अध्यात्म, और दूसरा तत्व हो सकता है मैटेरियलिज्म, जिसका मतलब है भौतिकतावाद। तो या तो जो ये संसार है, या तो ये अध्यात्म से बना है, जैसे कि आपका वेदांत दर्शन कहता है कि जो ये संसार है ये अध्यात्म है, इसमें भगवान की बात करता है, ईश्वर ने बनाया है, ब्रह्म ने बनाया है। तो ये यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी यही होती है, अध्यात्म की बात करता है। आपका आइडियलिज्म है, आदर्शवाद, वो भी अध्यात्म की बात करता है। तो इसमें जो मेटाफिजिक्स जो आपका एलिमेंट हुआ वो स्पिरिचुअल चीजों की, आध्यात्मिक चीजों की बात करेगा। और जैसे आपका हुआ नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म क्या कहता है आपसे कि ये जो तत्व, जो ये मेन एलिमेंट है, नेचुरलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद। तो ये नेचुरलिज्म कहता है कि जो ये मेन एलिमेंट है, मुख्य तत्व है, वो क्या है, वाटर है, पानी से मिलके या मैटर से मिलके ये संसार बना हुआ है। तो इस प्रकार जो मेटाफिजिक्स है तत्वों के पीछे, वो भी दो प्रकार का है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिकतावादी। जब हम दर्शन को पढ़ने लगेंगे तो इसमें ये चीजें और भी आपको क्लियर होती जाएंगी कि किसमें कौन सा तत्व यूज हुआ है। अब कुछ ब्रांचेस हैं मेटाफिजिक्स के भी, देखा आपने कि ये मेटाफिजिक्स आपका था, और ये मेटाफिजिक्स में भी था कि ये एलिमेंट जो तत्व हैं वो तत्व भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो स्पिरिचुअलिस्टिक यानी कि आध्यात्मिकतावादी, या फिर मैटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिकतावादी, दो तत्व हो सकते हैं। अब ये जो पूरा मेटाफिजिक्स है इसकी भी कई ब्रांचेस हैं, ये भी बहुत ढेर सारी चीजों की बात करता है। आइए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं।
मैं हिंदी वाले बच्चों से सीरियसली माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मे बी आपको मैं बोल के जितना भी समझा रही हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं पूरी हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है हिंदी का आज वो काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मुझे लेक्चर को डालने में भी, अपलोड करने में भी काफ़ी लेट हो गया। तो ये जो ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की, अब हम उसकी बात फिलॉसफी मेटाफिजिक्स के जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, अभी तो हम फिलॉसफी के ब्रांचेस पढ़ रहे थे। फिलॉसफी के ब्रांचेस पढ़ रहे थे कि मेटाफिजिक्स है इसका तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, लेकिन अब हम ये तत्व मीमांसा के भी जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका एक ब्रांच है थियोलॉजी, जिसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? थियोलॉजी। देखिए, इस पे भी क्वेश्चन 1 या 2 बार आया हुआ है, तो मैं कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ना आ पाए, इसीलिए मैं 2 क्लास लेके इस चीज को पूरा क्लियर कर देना चाहती हूँ। इससे एक्स्ट्रा आपको बुक को टच करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इतना पढ़ लोगे, आपका क्लियर है। ये 4 मार्क्स तो आपके कहीं जाने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। तो आपको बुक टच करने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता रही हूँ प्लीज उससे क्रिस्प वे में नोट्स बनाते रहिएगा। तो ये पहला जो ब्रांच है मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा का, वो है थियोलॉजी, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म मतलब क्या हुआ? ईश्वर, गॉड। और सोल को क्या कहते हैं? आत्मा। तो हमारे यहाँ क्या आत्मा को भी तो ईश्वर का ही रूप मानते हैं। तो यहाँ हम आत्मा और परमात्मा के विषय में, उनके तत्वों के विषय में बात करते हैं मेटाफिजिक्स के इस पार्ट में, थियोलॉजी में, ब्रह्म विद्या में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म विद्या में हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? तो ब्रह्म विद्या में हम सोल और गॉड यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में बात करते हैं। सेकंड है आपका टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी का मतलब हुआ उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद में जो हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आत्मा को लेके, या हमारी खुद सेल्फ को लेके जो हमारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, या हमारे क्या उद्देश्य होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सेल्फ से रिलेटेड है, स्वा बोलते हैं जिसे हिंदी में, ये उससे रिलेटेड है। और ये आपका ब्रह्म विद्या जो है वो आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड है। ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब हुआ सत्ता मीमांसा। अब सत्ता मीमांसा क्या हुआ? सत्ता मीमांसा का मतलब हुआ द एसेंस ऑफ बीइंग। जो यहाँ पे प्राणी है, जीवन है, उनका सार तत्व क्या है, वो किस चीज से बना है? एक जो ह्यूमन है, प्राणी है, वो किस चीज से बना है? जो यहाँ की सत्ताएं हैं वो किस चीज से मिलकर बनी है? यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। ये जो पूरा संपूर्ण यूनिवर्स है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसके विज्ञान के बारे में बात करते हैं कि ये संसार कैसे चलता है, इस संसार में क्या क्या चीजें हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसका पूरा विज्ञान, उसके बारे में हम बात करते हैं। कॉस्मोगॉनी। कॉस्मोगॉनी में हम बात करते हैं सृष्टि शास्त्र की। अब सृष्टि शास्त्र क्या हुआ? सृष्टि शास्त्र हुआ कि जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन कैसे, इसका उद्भव कैसे हुआ है, कैसे बना है, ये हम यहाँ पे उसकी बात करते हैं। तो थियोलॉजी में, ब्रह्म विद्या में हम आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। उद्देश्यवाद में हम बात करते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो क्या है। सत्ता मीमांसा में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे इस संसार में जो जीवन है, जो प्राणी हैं, उनकी सत्ता, उनका सार तत्व क्या है। ब्रह्मांड विज्ञान में हम बात करते हैं जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है वो किससे बना है, इसकी गतियों के बारे में हम बात करते हैं। सृष्टि शास्त्र में हम बात करते हैं जो ये सृष्टि है, जो ये यूनिवर्स बना है, उसका क्रिएशन क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब बेसिक एलिमेंट नंबर्स। हाँ, ये भी बताना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया था। तो अब जैसे
बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो हम ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मेटाफिजिक्स ही अभी हम पढ़ रहे हैं, तत्व मीमांसा ही अभी हम पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो तत्व मीमांसा पढ़ रहे हैं, एलिमेंट है यहाँ ना, तत्वों की बात कर रहे हैं। तो जो बेसिक एलिमेंट है, मान लीजिए सांख्य दर्शन है यहाँ, अच्छा, इफ बेसिक एलिमेंट इज 1, अगर जो मुख्य तत्व है वो एक है तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनोइज्म कहेंगे। अब एक तत्व किस दर्शन में बात की गई है, तो एक तत्व की बात की गई है आपकी वेदांत में। वेदांत में कहा गया है तो इस जो भी है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ने ही इस पूरे संसार को बनाया है, ब्रह्म ने क्रिएटर सब कुछ ब्रह्म है। तो यहाँ जो मुख्य तत्व है, मेन एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है, वो बात करता है सिर्फ एक तत्व की, एक तत्व एक तत्व यानी कि ब्रह्म की बात करता है। तो ये हो गया मोनोइज्म, इसे कहेंगे अद्वैतवाद, ठीक। लेकिन एक चीज आप याद रखिए, जैसे ये आइडियलिज्म है, इसमें भी ईश्वर की बात, मन की बात की गई है, विचारों की बात की गई है, जो सिर्फ एक है। तो इस दर्शन को भी हम मोनोइज्म यानी कि अद्वैतवाद कहेंगे। और ऐसे ही आपका इस्लाम धर्म है, जिसमें सिर्फ अल्लाह की बात की गई है कि अल्लाह ही इस पूरे संसार का निर्माता है, तो इसलिए भी वो मोनोइज्म है, अद्वैतवादी दर्शन है। अब जब बेसिक एलिमेंट 2 रहेगा, 2 एलिमेंट से संसार की रचना हुई है, जो दर्शन कहेगा उसे कहेंगे ड्यूअलिज्म, द्वैतवादी दर्शन। तो द्वैतवादी दर्शन जैसे कि सांख्य दर्शन आपका कहता है कि ये जो संसार है ना, ये प्रकृति और पुरुष से सिर्फ बना है। तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट की बात करता है, बाकी इसके जो और भी एलिमेंट है वो 25 एलिमेंट हैं, 25 एलिमेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है। तो जब मैं सांख्य कराऊंगी तब उसे डिस्कस करूंगी। लेकिन जो मेन एलिमेंट की बात करता है, मुख्य तत्व की बात करता है, वो सिर्फ 2 हैं, प्रकृति और पुरुष। इसलिए इस दर्शन को ड्यूअलिज्म, द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। इफ बेसिक एलिमेंट इज मैनी, अगर बेसिक एलिमेंट बहुत हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो उसे कहेंगे प्लूरलिज्म, बहुवादी दर्शन जैसे कि जैनिज्म क्या कहता है, बहुत से तत्व हैं, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत तरह की चीजों की बात करता है। वो जब हम जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार जैनिज्म क्या हुआ, बहुवादी दर्शन, प्लूरलिज्म। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी और जो भी आपको ये काफी ड्यूरेशन का हो गया, इसलिए मैं बाकी चीजें आपको नहीं अभी बता रही हूँ। मेटाफिजिक्स आपका तत्व मीमांसा खत्म होता है। अब हम कल एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी और भी जो बची चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ये 2 क्लास अगर आप अच्छे से करके इसका क्रिस्प वे में नोट बना लेंगे तो आप कोई बुक मत टच कीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। और ये दो क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के, और ये गलत नहीं होने वाले हैं आपके। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपकी फर्स्ट क्लास थी, और ये आपको कैसी लगी ये मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएंगे। आपको क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, वो भी आप डिस्कस करेंगे। अगर आप उनसे शेयर नहीं करेंगे कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, तो मैं ऐसे पढ़ाते चली जाऊंगी और आपको समझ में ना आए तो वो बेकार है। मेरे पढ़ाने का मतलब भी बेकार हुआ और आपके पढ़ने का मतलब भी बेकार हुआ। तो जो चीज़ें समझ में ना आए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो भी आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप करके बताएं, जिससे अगर मुझे कुछ सुधार करना होगा तो मैं सुधार करूँगी। और अगर आप मोटिवेट करोगे कि हाँ मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो हो रियलिटी बताना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। और अगर आप क्लासेस, आपको कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस क्लासेस को अटेंड करिए आप, और आपका नेट ज़ेआर का रिजल्ट आपको जून में पॉजिटिव ही मिलेगा, ये बिलीव रखिएगा। आप लोग अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और अभी आप शेयर करें सभी से, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। शेयरिंग इज केयरिंग।
और इस लेवल पे पहुंच के दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो ईश्वर हमारे लिए और भी अच्छा करेगा। तो सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद एटलीस्ट 10 to 12 डेज के बाद ये क्लासेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ग्रुप में होंगे। जो ग्रुप में नहीं होंगे उन्हें ये क्लासेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं ये क्लासेस फिर पब्लिकली पब्लिश नहीं करूंगी। ये क्लासेस सिर्फ ग्रुप पे पब्लिश की जाएगी। तो अभी आप शेयर कीजिए सो दैट जिसको भी एडमिशन लेना है वो अभी एडमिशन ले लें। और ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू। ईश्वर आप सभी को बहुत सफलता दे, आगे बढ़ाए।